चलिए जी, गुड मॉर्निंग। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और छोटा सा इंट्रो किया था थ्रेटिकल वे में, तो आज भी पहले स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रो ही चलेगा। हाँ जी, कल हमने कुछ नहीं लिखा था नोटबुक पे। आज अगर मैं जेन्युइन वे में बात करूं, इन्वेंट्री वाला चैप्टर जो आज भी हमारा जाएगा, वैसे तो थ्रेटिकल वे में जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट्स में। मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा आप अवेयर हो जाओगे अपनी सीए इंटर के लिए भी और आने वाले अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स के लिए भी। जब आप सीए इंटर में जाते हो ना, ठीक है, सीए इंटर से स्टार्ट होते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप लोगों ने क्लास +1 में एक चैप्टर पढ़ा होगा, क्लास 11th में एक चैप्टर होता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर इंड एएस नए लॉन्च हुए थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग के कुछ रूल्स या रेगुलेशंस। अब रूल्स रेगुलेशंस हमेशा क्या होते हैं? रूल्स रेगुलेशन में पहले हमेशा कॉन्सेप्ट होते हैं, हमेशा पहले थ्योरी होती है। जैसे ही कॉन्सेप्ट या थ्योरी हो गए, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो जो हमारा इन्वेंट्री है ना, ये हमारा एएस का पार्ट है। मेरे पास फोन नहीं है, मैं भूल गया एएस 13 होता था कि एएस कौन सा होता था, मैं भूल गया। मतलब मैंने इसके इन्वेंट्री का एएस एएस ऑफ इन्वेंट्री भूलना नहीं चाहिए वैसे मुझे। AS2, इंडेस 2। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS2, हाँ जी, AS2 के अकॉर्डिंग होता है। अब होता क्या है, जैसे क्लास +1 में ना एक चैप्टर था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है अकाउंट्स के कुछ रूल रेगुलेशन जिसको फॉलो कर करके आपको करने हैं। तो अकाउंटिंग ने ना कुल मिला के 35-36 एएस बनाए हुए हैं। तो यानी कि 35 रूल 35 अलग अलग आइटम्स के लिए। जैसे उसमें से एक AS2 जो बनाया हुआ है इन्होंने इन्वेंट्री के लिए बनाया हुआ है, ठीक है जी। ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज के लिए बनाया हुआ है कि अगर आप फॉरेन डीलिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, आपको डॉलर चाहिए, तो उसके लिए AS11 बनाया हुआ है, ठीक है जी। मतलब ऐसे ना स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं हर अलग अलग आइटम्स के लिए, जो जो उनको इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे एएस जो आप पढ़ोगे सीए इंटर में जाके ना, एएस पढ़ना शुरू करोगे। एएस भी अपने आप में एक चैप्टर होता है जिसमें ज्यादातर थ्योरी होती है, 60-70% कॉन्सेप्ट। फिर वो बताते हैं उसको कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। तो ये हमारा इन्वेंट्री इस वजह से वो थ्रेटिकल पार्ट ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें सिर्फ थ्योरी आएगी। इन्वेंट्री चैप्टर में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आएंगे। सही मायने में मैं चलूं तो मुझे कम से कम 2 या 3 दिन लगते होते हैं, 2 या 3 दिन लगते होते हैं थ्योरी करवाने में। फोन रखते जाओ। तो मुझे कम से कम 2-3 दिन लगते हैं थ्योरी करवाने में। लेकिन हम क्या करेंगे, आज दोबारा से कुछ कॉन्सेप्ट करके प्रैक्टिकल पे शिफ्ट हो जाएंगे। पलक आगे आ जाना। तो कल हमने देखा था, थोड़ा सा खोल दे भाई, बाहर कोई है नहीं, हाँ बस। तो आज पहले हमने देखा था कल इन्वेंट्री का मीनिंग क्या था। तो इन्वेंट्री क्या कह रहे हैं, इन्वेंट्री एक एसेट है जो सेल के लिए होती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, या प्रोडक्शन में यूज करने के लिए भी होती है, या रेडीमेड सेल करने के लिए होती है। इसके बीच में क्या इंक्लूड कर लेंगे, मेंटेनेंस एंड कंज्यूमेबल। क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, मशीन के स्पेयर पार्ट्स इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हमने देखी थी कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्यों जरूरी होती है, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के काम आती है। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्यों जरूरी होती है? अगर आपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कम करी, कल मैंने बड़ी सारी एग्जांपल दी थी कि अगर मुझे शराब यानी कि लिकर की शराब यानी कि लिकर की अगर मुझे कैलकुलेशन करनी पड़े, मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है जी। तो ऐसे कई सारे मेथड होते हैं ये देखने के लिए कि 31 मार्च को कितना स्टॉक बच गया, रॉ मटेरियल का, स्टोर्स एंड स्पेयर्स का, कंज्यूमेबल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, ये सब चीजें देखने के लिए। अगर मैंने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन गलत लगाई तो याद करो, जब मैं पी एंड एल अकाउंट बनाऊंगा, अगर मैं पी एंड एल अकाउंट बनाऊंगा तो क्लोजिंग स्टॉक यानी कि मेरी इन्वेंट्री है, तो अगर मैंने इन्वेंट्री की वैल्यू ही सही ना लगा पाया, कितने का सामान बचा हुआ है, तो मेरी इनकम गलत होगी। इनकम गलत आएगी तो प्रॉफिट गलत आएगा, टैक्स गलत आएगा। फिर बैलेंस शीट में यही वाला स्टॉक जाता है करंट एसेट्स में, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन गलत होगी। तो कल यहां तक चर्चा हुई थी हमारी। अब मैं आगे आ रहा हूं भाई, स्टार्ट कर रहे हैं अगला टॉपिक।
बेसिस ऑफ इन्वेंट्री ऑफ वैल्यूएशन कह रहे इन्वेंट्री को वैल्यू किस चीज पे करें। ध्यान से देखना, आज तो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। कोई एक मैंने सामान खरीदा, रॉ मटेरियल बोल लो, स्टॉक इन ट्रेड बोल लो, कुछ भी बोल लो, इन्वेंट्री, ठीक है जी। मैंने इन्वेंट्री के 500 पीसेस खरीदे थे, 500 पीसेस, आप ऐसे समझ लो 500 क्या होंगे क्या होंगे क्या होंगे, मेरे पास 500 मग थे, 350 मग बिक गया, 350 कप मेरे सेल हो गए, ठीक है जी। तो सेल को माइनस कर दो 350, कितने बच गए 150। अब इस 150 में थोड़ा बहुत टूटा मुट्टा भी था, थोड़े क्रैक भी हो रखे थे, नया माल भी आ रहा था, थोड़ा सा टूट भी गया, आउटडेटेड भी हो गया। अब बात करते हैं, ये वाले पीसेस 500 मैंने लिए तो थे 100 रुपए के हिसाब से, बेचा कोई मैंने 120 का, कोई 150 का, कोई 200 का, कोई 140 का, कोई 90 का। अब जब लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बच गया, कितने पीसेस बच गए, 150 पीसेस बच गए। लेकिन उसको आज की डेट में मैं कितने में बोलूं कि मैंने कितने में खरीदा था, खरीदा तो था 100 रुपए में, तो ये तो हो गई मेरी कॉस्ट। तो आपने 500 पीस 100 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, 150 बच गया, 100 रुपए वाला है ना, 100 रुपए में खरीदा था, तो इसकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, 150 इंटू 100, बोलना पलक पलक, 150 इंटू 100, कॉन्सेप्ट तो पीछे छूट जाएगा, 1500 नहीं होता। तो अगर 150, क्या है 150 पता है आपको, क्या है, कितने बिक गए थे, तो 150 बच गए, उसकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकालनी है, दैट इज कॉल्ड योर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक पी एंड एल के क्रेडिट में आएगा, एक तरह की इनकम बन के। तो यानी कि अगर आप 100 रुपए में खरीदोगे, 100 रुपए में लगाओगे तो 15,000 रुपए का बच गया। लेकिन इन केस अगर मार्केट में उसकी वैल्यू ही सिर्फ 90 रुपीज है, 90 रुपए से ज्यादा आप कोई भी इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है, थोड़ा सा टूटी फ्रूटी था, थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया, कलर पसंद नहीं आ रहा, बचा कुचा माल बच गया, तो अब बताओ अगर 90 रुपए के हिसाब से होगा, तो अगर मैं 90 के हिसाब से इसको बेचना शुरू करूंगा, इससे ज्यादा का बिकेगा नहीं, तो टोटल माल कितने में बिक सकता है, 13,500 में बिक सकता है। अब आप मुझे खुद बताओ, आप कह रहे हो 15,000, कोई कह रहा है 13,500, ये आपका बन गया पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट साइड। तो पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर आप 15,000 दिखा रहे हो, 15,000 दिखाओगे या फिर दिखाओगे 13,500, कोई एक ही वैल्यू दिखाओगे ना, कि दो वैल्यू दिखाते होते हैं हम, वैल्यू तो हमेशा एक ही होती है। तो अगर आप 15,000 दिखा रहे हो कॉस्ट पे और ये दिखा रहे हो मार्केट वैल्यू पे, तो अगर आपने 15,000 दिखाया तो आप तो 1500 ज्यादा दिखा रहे हो, 1500 प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो उसके ऊपर टैक्स ज्यादा आएगा। अगर आपने दिखाया 13,500 तो आप 1500 की वैल्यू को कम करके दिखा रहे हो, उस पूरे प्राइस पे भी नहीं दिखा रहे जिस पे आपने खरीदा था। तो इसमें बड़े सारे चक्कर पड़ते थे, जानबूझ के लोग, बिजनेसमैन क्या करते होंगे, मेरे सामने फ्यूचर के सीएस बैठे हैं, बताओ। ठीक है जी, एक बंदा एक्टिव है, दो बंदे एक्टिव हैं, बाकी ने सुना नहीं, मैं बोलूंगा भी नहीं, मिस हो गया। बिल्कुल ठीक बोला जी, आप दोनों ने बिल्कुल ठीक बोला, वो 13,500 पे दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे ही करते थे लोग। 13,500 तो क्या, लोग कहते थे हमारा तो ये 80 रुपए में बिकेगा, 80 रुपए में बिकेगा, तो लोग क्या करते थे, 150 इंटू 80 कर देते थे, 12,000। एक बंदा मेरे जैसा आया नीच प्राणी, वो कहता है ये तो मार्केट में बिकेगा ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक जीरो है जी, जीरो, जीरो है, तो वो अपनी इनकम कम दिखा रहा है, इनकम कम दिखाएगा तो यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट भी कम आएगा, क्लोजिंग स्टॉक इनकम है, इनकम कम आएगा तो प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स कम आएगा। तो दुकानदार ऐसे ऐसे करने लग गए, लेकिन इसमें दुकानदार का घाटा भी था। बैंक वाले कहते हैं जब तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं है, तुम्हारा बचा हुआ माल कौड़ी के भाव भी नहीं बिक रहा, हम आपको लोन क्यों दें। तो बिजनेसमैन इन दो नाव में सवार होता है, टैक्स में और बैंक से लोन लेने में, या कई तरह की फॉर्मेलिटी में। तो कई तरह के प्रॉब्लम्स आते थे गवर्नमेंट को भी, बैंक को भी, बिजनेसमैन को भी। तो जब ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो लोगों को बीच में आना जरूरी होता है, लोगों का बीच में आना जरूरी होता है। तो लोगों ने बोला एक काम करते हैं, हम इसकी ट्रू पोजीशन दिखाएंगे, मार्केट वैल्यू कंडीशन। ट्रू पोजीशन का मतलब क्या होता है, आपने अगर माल खरीदा, आउटडेटेड हो गया, बिकेगा तो सही नहीं, हम मार्केट कंडीशन देखेंगे, आज के दिन पे तुम्हारा ये सामान कितने में बिक सकता है, बताना, सामने लिखा हुआ है। तो कहेंगे 13,500 में बिक सकता है ना, प्रैक्टिकल रियलिटी फेस तो यही करना पड़ेगा आपको, रियलिटी तो यही है। तो आपको 13,500 पे दिखाना है। सर अगर
मार्केट वैल्यू इसकी आउटडेटेड ना हुई, मार्केट वैल्यू 90 की जगह जैसे ये बेचता है 150 रुपए में, तो इसकी मार्केट वैल्यू 150 ही हुई। कितने पीसेस बचे हुए हैं 150, तो बताना मार्केट वैल्यू क्या बनी, 15 15 225 0 0 22,500। तो 15,000 दिखाएं कि 22,500 दिखाएं? मार्केट वैल्यू क्या कहती है, 22,500 के हिसाब से दिखाओ। पर ये भी तो जरूरी हो सकता है ना, 22,500 तो मार्केट वैल्यू है, कल को थोड़ा सा कम पे बिके। तो रूल क्या लेके आए, ये हमने क्लास +1 में सीखा था, ठीक है, पढ़ा हुआ है ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास +1 2 में, डिटेल में आज पढ़ा। कहते हैं इन्वेंट्री शुड बी जनरली वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कोस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। कहते हैं दोनों में से जो वैल्यू कम है उस पे लिखा करेंगे, बात खत्म। कोई इसका रीजन जानना चाहेगा? इसका रीजन छुपा हुआ है क्लास +1 के अकाउंटिंग प्रिंसिपल के चैप्टर में। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट होता था प्रूडेंस, किसी को याद आता है तो कुछ थोड़ा सा तुक्का मारना। क्लास +1 में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता था प्रूडेंस, उसका दूसरा नाम होता था कंजर्वेटिज्म। आप लोगों को पेपर में भी आया था। लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो, इनकम्स को रिकॉर्ड ना करो जब तक मिली नहीं है। फ्यूचर में हो सकने वाले कुछ रीजनेबल लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो। लेकिन जब अगर आप 150 वाला सामान फिर से लिखते हैं, आप 100 में खरीदा था, 100 में खरीदा था, लास्ट में कितना बच गए 150 पीसेस। या तो आप इसको 100 रुपए में दिखाओ जितना खरीदा था, या फिर इसको मार्केट वैल्यू 100 भी हो सकती है, मार्केट वैल्यू 90 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है। लेकिन अगर आप 90 पे दिखाओगे, कम से कम आप अपने इन्वेस्टर को धोखा तो नहीं दे रहे, देखो हमारे पास कितनी ज्यादा इनकम है। तो वैसे तो इनको चाहिए था कोस्ट पे दिखाते, पर कभी कभी क्या होता है कोस्ट पे इसलिए नहीं दिखाते, मार्केट में उसकी वैल्यू ही नहीं रह जाती। वैल्यू नहीं रहेगी तो आपने इनकम दिखा दिया। तो लोग कहता है एक काम करो, दोनों में से जो वैल्यू कम है वो दिखा दो। अगर मार्केट वैल्यू कम है 80 90 75, तो कम से कम हम उनको फेक वैल्यू तो नहीं दिखा रहे, हम इतना दिखा रहे हैं कि इतने में बिक सकती है। और अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ज्यादा का मतलब क्या है, 100 वाली 150 में है तो मतलब 50 रुपए का प्रॉफिट। तो जब तक प्रॉफिट हुआ नहीं उसको तब तक हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई, तो हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को तब तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक हो ना जाए। और अगर इनकेस हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, तो कह रहे हैं एक काम करो फिर कम वाली वैल्यू पे दिखा दो कि कम से कम इतने की इनकम तो हो ही जाएगी। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो हम ये सोच के चलते हैं कम से कम 100 रुपए का तो बिक ही जाएगा, तो उतना दिखा दो। अगर 100 रुपए से कम की मार्केट वैल्यू रह गई है उस पीस की, तो आप उसी कम वैल्यू पे दिखा दो 70 रुपए की, कम से कम इतने का तो बिक ही जाएगा। तो हम ये वाली वैल्यू दिखाते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से, ताकि प्रॉफिट मेरा ज्यादा दिखना शुरू ना हो जाए। सर प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा तो गवर्नमेंट को तो फायदा है, तो गवर्नमेंट सिर्फ अपना टैक्स का फायदा नहीं देख रही, वो पूरा स्टेक होल्डर का देख रही है, बैंक का, इन्वेस्टर का, कि आप गलती से फेक इनकम तो नहीं दिखा रहे लालच के लिए। ठीक है जी, तो मार्केट वैल्यू, तो इन्वेंट्री कैसे वैल्यू की जाएगी, कोस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जितने में बेच सकते हो, विच एवर इज लोअर। लो आ ही गया। कहते ये किसके ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म अकाउंट, क्लास +1 में पढ़ा था। इसका दूसरा नाम लिख लेना प्रूडेंस, इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो एमसीक्यू आपका ट्रू फॉल्स बन के आ सकता है कि किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इन्वेंट्री को कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे दिखाते हो। क्या वो आपके पास 12-13 प्रिंसिपल हो जाते हैं, वो जान के लिखेंगे एक्रूअल बेसिस के हिसाब से, आप कहोगे नहीं फॉल्स, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म के हिसाब से। अगले पेज पे आ जाओ। अगले पेज पे कह रहे हैं एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया। कोस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कोस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या लोगे, ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, जैसे कि समझ लो कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदी, 100 रुपए पर पीस में खरीदी। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है जब आप उसको बना के फिनिश गुड्स में तैयार करते हो। जैसे आपने समझ लो टमाटर लिए, टमाटर से आपने सॉस बनानी है, तो मशीनों में उसको लगाओगे, लेबर भी दोगे, बिजली भी लगेगी, ठीक है, दिहाड़ी भी लगेगी, मशीन का खर्चा भी लगेगा। तो 100 रुपए किलो आपने टमाटर लिए, 20 रुपीज आपने उसको बनाने के ऊपर खर्च कर दिए, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस या रॉ मटेरियल को आगे कन्वर्ट करने में, ताकि उसको बेचने लायक बना सके। हमने क्लास +1 2 में कभी नहीं सीखा था कन्वर्जन कॉस्ट, आज पहली बार सीख रहे हैं, सीए इंटर में भर भर के सीखोगे।
अदर कोस्ट इनकर्ड, कह रहे कोई और कॉस्ट इनकर्ड हुई है इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री इनटू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एक छोटा सा पार्ट है इसमें, वेयर हाउसिंग वगैरह बहुत बढ़िया। देखो आपने टमाटर खरीदे, कन्वर्जन कराई, क्या बिकने लायक हो जाएंगे? नहीं, उसके ऊपर पैकिंग का खर्चा करोगे, गोदाम में स्टोरेज करोगे कि नहीं, ठीक है, फिर उसको एक अच्छे फ्रीजर वगैरह में जहां पे है वहां पे रखोगे कि नहीं, शोरूम में लेके आओगे, बिल्कुल ठीक है, या उसके ऊपर आप जहां पे रख रहे हो उसके ऊपर बिजली पानी के खर्चे होंगे, एडवर्टीजमेंट के खर्चे होंगे, तो इनको बोला जाता है हमारे 30 रुपए के खर्चे और हो गए। तो मुझे बताओ 100 रुपए का टमाटर लिया, मुझे टोटल कितने में पड़ गया? सेम ऐसे ही मैंने एसी खरीदा 38,000 का, 4,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन वाले ने ले लिए, फ्रेट वाले ने 3,000 रुपए ले लिए, इंस्टॉलेशन वाले ने, दुकानदार ने लिए थे 38,000, मुझे एसी 38 में पड़ा या एसी मुझे 45 में पड़ा? तो इसलिए वो कह रहे हैं कोई कन्वर्जन कॉस्ट है या कोई ऐसी कॉस्ट इनकर हुई है जो प्रेजेंट वैल्यू या अच्छी कंडीशन में लाने जोगे हो जाए, वहां तक के सारे खर्चे भी आपकी इन्वेंट्री में काउंट होंगे। क्या बात समझ में आती है? तो इसलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हो, सीए में, इंटर में आके थोड़ी और डेप्थ हो जाएगी, फाइनल में आके तो पेज खुल जाएंगे, पेज, ठीक है। तो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ परचेज कंसिस्ट ऑफ परचेज प्राइस, नंबर 1 डाल दो परचेज प्राइस को, including duties and taxes other than those subsequently recoverable by the enterprise from the taxing authority। सर नहीं समझ आया है ना? हम यहां पे थे, तुम याद करो आज से कई साल पहले हमने सीए फाउंडेशन में जीएसटी का एक चैप्टर किया था। जीएसटी के हम यहाँ पे हैं बिजनेसमैन, हम हैं, हम मतलब वही मतलब मैं मतलब हम लोग, ठीक है। हम याद करो मैंने जीएसटी में आपको डोमिनोज की एग्जांपल कराया था इस बार, कि किसी और की कराई थी? डोमिनोज की कराई थी, पक्की बात है। तो चलो फिलहाल के लिए यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स बैठे हैं, याद करो हमने क्रेडिटर से सामान लिया था 10,000 रुपए का, और साथ में उसने 18% टैक्स लगा दिया था, तो मैंने इसको कितने पैसे दिए थे याद करो? क्या तुम्हें याद आता है? ऐसी सी कहानी बनाई थी हमने महीना पहले, 11,800 दिए थे। फिर हमने एक कस्टमर को बेच दिया था माल, हमने 10,000 का सामान बेचा था, तुम लोग याद करवाओ, मैंने यहां पे साइड पे लिखा था मेरे लिए कॉस्ट कितनी है, 10,000 के 11,800। तुम्हें नहीं याद, हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट है 10,000। जीएसटी को हमने यहाँ पे अलग लिखा था, कॉस्ट को अलग लिखा था, जीएसटी को अलग लिखा था। ये कौन सा जीएसटी है? मेरा इनपुट जीएसटी। फिर मैंने क्या किया, 10,000 वाला माल आगे कस्टमर को बेचा 15,000 में, 15,000 के ऊपर 18%, मुझे नहीं पता कितना होता है, मैं 4,000 मान रहा हूँ, 3,000 मान लेता हूँ, ठीक है, मोटा मोटा, लड़ाई नहीं करनी, कॉन्सेप्ट समझ लिया। 3,000, तो मैंने इसको कितने पैसे दे दिए, कस्टमर ने मुझे कितने दे दिए, 18,000। अब जब मैंने कस्टमर को माल बेचा तो उसमें मैंने प्राइस कितना लगाया था, 15,000, उसके ऊपर मैंने जीएसटी अलग से लगाया था, अलग से कितना, कस्टमर ने मुझे कितना दे दिया था, देखना, कस्टमर ने मुझे 18,000 दे दिया। क्या यहां तक आप एक्टिव हो, यस और नो? आप लोगों को फिर याद है गवर्नमेंट को जमा कराना था, सबके ऊपर गवर्नमेंट बैठी थी, सरकार। सबसे पहले मेरे क्रेडिटर ने जो टैक्स मैंने भरा था 1,800, पहले इसने गवर्नमेंट को जमा करा दिया, गवर्नमेंट कहती वाह 1,800 आ गया, साइड पे लिख लिया, याद आता है? फिर उसके बाद बिजनेसमैन कहता था जीएसटी का बर्डन याद है किसके ऊपर पड़ना चाहिए, कस्टमर के ऊपर, लेकिन आपने तो मेरे से 1,800 ले लिया, तो याद है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गवर्नमेंट ने बिजनेसमैन को कहा था तेरा 1,800 रुपए वापस मिल जाएगा, मैं नहीं दूंगा। ऐसा कौन कह रहा है? किसको? ऐसा कौन किसको कह रहा है? कहते काम कर, ये वाला माल आगे कस्टमर को बेच दियो, कस्टमर से टैक्स ले लियो, क्योंकि टैक्स के ऊपर अधिकार किसका है, गवर्नमेंट का। फिलहाल के लिए तू कलेक्ट कर लियो, अपना 1,800 रख लियो, बाकी हमें जमा करा दियो। मुझे बताओ बिजनेसमैन कितना जमा करा रहा था? 1,200। ठीक है जी, आप लोगों का सीए वाला पहला पड़ाव ओके है, 3,000 गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, क्योंकि फाइनल कस्टमर ने 3,000 ही भरा था। तो जो ये 1,800 रुपया कस्टमर का दिया हुआ बिजनेस ने अपने पास रख लिया, ठीक बोल रहा हूं मैं, 18 जो कस्टमर ने 3,000 दिया उसमें से 1,800 बिजनेस ने अपने पास रख लिया, बाकी 1,200 गवर्नमेंट को जमा करा लिया। बिजनेसमैन के एंगल से सोचो भाई साहब, हम बिजनेस हैं। अब मैं दोबारा लेके चल रहा हूं 2 मिनट पहले वाली कहानी में, सबसे पहले ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन ने क्रेडिटर के साथ की थी, कस्टमर के साथ या गवर्नमेंट के साथ? सबसे पहले सामान खरीदा होगा, तो उस टाइम पे कह रहे हैं
जब सामान खरीदा होगा, सामान का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री। बोलो मेरे साथ, सामान का मतलब। तो क्वेश्चन आता है इन्वेंट्री में क्या टैक्सेस के पैसे भी जोड़े जाएंगे? बिजनेसमैन के लिए बताओ इन्वेंट्री, बिजनेसमैन के लिए बताओ क्या इन्वेंट्री का प्राइस जो उसने 11,800 दिया वो है या 10,000 है? क्यों? क्योंकि 1800 उसको सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है फ्यूचर में, बाद में अगर उसको वो वाले टैक्सेस रिकवरेबल हो जाएं तो वो वाला आपकी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बोलेगा। यस और नो? क्या बात समझ में आती है? सर अगर इन केस इसको कस्टमर से ये पैसे ना मिलने होते, कस्टमर कहता जी मैं नहीं देता, या फिर गवर्नमेंट में रूल ऐसे हैं कि जो आपने टैक्स पीछे भर दिया, कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते, तो आपकी इन्वेंट्री का प्राइस रह जाता 11,800। क्या बात समझ में आती है? इस टाइम पे आपने इसकी कॉस्ट क्या बनाई थी, याद है? 10,000। तो सर ये चैप्टर तो जीएसटी के साथ लिंक हो गया, सारी कनेक्टिविटीज हैं अकाउंट्स में। सीए इंटर मतलब फाउंडेशन में सीखोगे, फाइनल तक ये सारी कनेक्टिविटी सीखोगे। मेरी सबसे बड़ी गलती सीए फाउंडेशन की क्या थी? मैंने प्रोफेशनल कोचिंग नहीं ली थी। मैं आज भी, कल रात को मैं 11 साढ़े 11 बजे इन्वेंट्री का थोड़ा सा टॉपिक तैयार कर रहा था, ठीक है, कुछ चीजें देख रहा था कैसे कैसे क्या क्या हो सकती हैं। आज भी मुझे 13-14 साल के बाद दुख होता है कि मैंने सीए फाउंडेशन की कोचिंग प्रोफेशनल क्यों नहीं ली थी। आज भी मैं सफर कर रहा हूं। तुम्हें लगेगा मैं बात बना रहा हूं, जो मर्जी समझ लो, मैंने अपने मन के भाव बताइए आपको। क्यों? क्योंकि ये वाली सारी चीजें जो सीए फाउंडेशन में शुरू होती है ना, जिसकी डेप्थ अगर आप आज पहले सीए फाउंडेशन में सीख लोगे, सीए इंटर और सीए फाइनल के लिए हम कहते हैं ना कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, दिस इज द बेस। तो ये चीजें अब आपको पता चली कि कॉस्ट क्या होती है, हम कॉस्ट क्यों लेते हैं। हम कॉस्ट लेते हैं 10,000, जब कॉस्ट लेते हो 10,000 तो जब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने लगोगे तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन फिर 10,000 ही तो लोगे, क्योंकि जीएसटी के टाइम पे ये वाला टैक्स आपको क्या है? रिकवरेबल। रिकवरेबल कब होगा? एट द टाइम ऑफ। वेरी गुड। अब पढ़ के देखो, अब आपको 1 मिनट में समझ में आएगा। सबसे पहले ऊपर से फिर से पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या लेना है? कॉस्ट ऑफ परचेज जो दुकानदार को बेचा, कोई कन्वर्जन अगर आप कर रहे हो मशीन में लगा के उसको प्रोसेसिंग कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, कुछ भी बनाने लायक, या तीसरा आपको बोल रहे हो उसको प्रेजेंट कंडीशन या लोकेशन में लाने, मतलब फैक्ट्री से गोदाम में लाने, मतलब सेलेबल बनाने के कंडीशन पे लेके आ रहे हो, तब तक के सारे खर्चे क्या बनेंगे? आपके इन्वेंट्री का पार्ट। सर ये ऐड क्यों करने हैं? बेटा क्लोजिंग स्टॉक पी&एल के क्रेडिट में दिखाना है ना, तो कितना दिखाना है आपको पता भी तो होना चाहिए। क्वेश्चन आपको कहे हमने माल खरीदा 100 रुपए का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया ये वो, आपको कि नहीं नहीं माल तो 100 का खरीदा था ना, तो क्लोजिंग स्टॉक 100 आएगी। दुकानदार ऐसे नहीं देखता, दुकानदार कहता भाई साहब महीना मेरा बिजली का बिल भी तो चला है, जो मैं 10,000 रुपए बिजली का बिल भर रहा हूँ, और मैंने पूरे साल में पूरे महीने में 1,000 किलो का माल का धंधा किया या 10,000 किलो का, तो मेरा 10,000 का बिल आ गया, तो 1 रुपया किलो तो मेरी बिजली भी पड़ गई। दुकानदार ऐसे सोचता है। जब वो नींबू पानी बेचता है, 10 रुपए का सोडा बेचता है, बीच में कहता है 2 रुपए का नींबू डाल दिया, 1 रुपए का नमक, 25 रुपए का बेच रहा हूँ 30 रुपए का, वो क्या कहता है? भाई साहब थोड़ी कमाई भी है, थोड़ा नींबू भी डाला है, थोड़ा बिजली भी तो लग रही है। समझ रहे हो चीजें? तो कॉस्ट इन्वेंट्री की ऐसे वैल्यूएशन की जाती है, जीरो से लेके एंड तक, जब बेचने लायक ना हो जाए तब तक सारा कुछ इंक्लूड किया जाता है। लेकिन क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं आपने परचेज प्राइस भी इंक्लूड करना है, इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्स। सर अभी तो आपने कहा टैक्स इंक्लूड नहीं करने, नहीं बेटा ब्रैकेट में पढ़ो। अदर देन दोस, कौन से नहीं करने? अदर देन का मतलब इनको छोड़ के जो सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल हो जाए। सर हम इसका ये मतलब लिख लें, दैट इज जीएसटी आउटपुट। जीएसटी आउटपुट रिकवरेबल, रिकवरेबल जीएसटी आउटपुट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर at the time of sale, at the time of sale is not included, is not included। लिखो जीएसटी नॉट इंक्लूडेड। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं लेकिन क्या क्या इंक्लूड कर लेना है? कह रहे हैं परचेज प्राइस इंक्लूड कर लेना। फिर मुझे आप बता सकते हो कौन से टैक्सेस ऐड करेंगे? देखते हैं सीए वाला माइंड किसी का चलता है या कोई का नहीं। जो रिकवरेबल नहीं है, जैस्मिन बिल्कुल ठीक है आपका, जो रिकवरेबल है पैसा वो तो मिल जाएगा, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट। हाँ जी, तो कौन सा
टैक्स हमारी कोस्ट का पार्ट बन जाएगा, जो रिकवरेबल नहीं है। जो रिकवरेबल ही है, जो आपको मिल गया, तो उसका बर्डन क्या आपके ऊपर पड़ा। जो टैक्स आपको कल को वापस मिल गया तो वो मेरे लिए खर्चा थोड़ी है, तो मेरे लिए खर्चा कौन सा है, जो मुझे कल को नहीं मिलेगा। जैसे रेडी का खर्चा, क्या रेडी का खर्चा मेरे को सामने वाला कोई दे रहा है, नहीं, मेरी कोस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। तो क्या क्या इंक्लूड होएगा कोस्ट में, ठीक है, इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड होएगा। सबसे पहले परचेज प्राइस, इन्वेंट्री में इंक्लूड क्या होएगा, परचेज प्राइस प्लस फ्रेट प्लस टैक्स नोट रिकवरेबल, ठीक है, फ्रेट इनवर्ड हो गया, अदर एक्सपेंडिचर, अदर एक्सपेंडिचर कोई भी खर्चे, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी, ड्रॉबैक्स एंड अदर सिमिलर आइटम्स आर डिडक्टिंग। कह रहे हैं कोई ट्रेड डिस्काउंट है, रिबेट है, उन सबको माइनस कर दिया जाएगा इन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ परचेज। इन अदर वर्ड्स कॉस्ट इंक्लूड्स द अमाउंट पेड टू सेलर रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। वो तो ऑब्वियस है यार, 100 रुपए का सामान खरीदने गए, 10 रुपए की डिस्काउंट मिल गई, वो तो माइनस करना पड़ेगा। तुम्हें कितने का पड़ा, 90 रुपए का। तो कोई थ्योरी नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकल के साथ करोगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी। थ्योरी पढ़ोगे लो की तरह तब नहीं समझ में आएगा। कह रहे हैं जो आपने सेलर को पे किए रिड्यूस कर देना, अगर उसने कोई डिस्काउंट या कोई रिबेट दे दी, ठीक है जी। सिमिलरली एनी ड्यूटी पेड टू सप्लायर, ड्यूटी का मतलब भी टैक्स होता है, विल बी पार्ट टू कोस्ट अनलेस रिकवर दिस टैक्स। रिपीट कर दी ऊपर वाली लाइन। कह रहे हैं अगर तो तुम्हें कल को वापस मिल जाते हैं कस्टमर से तो फिर आपकी कोस्ट का पार्ट नहीं है। अगर आपको ये पैसे वापस नहीं मिलते तो वो खर्चा किसके ऊपर पड़ गया, आपके ऊपर, तो ऐड कर देना। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल वाला पॉइंट पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट, 100 रुपए लगते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्लस जीएसटी लगता है 18 रुपए का। 100 यूनिट है, 100 पीस है, 100 रुपए का एक है, कितना हो गया 10,000। कहीं पे 10,000 अगर आपको दिखता है तो टिक मारो। सर मार दिया टिक, 10,000 दिखा, बोलो। प्लस 18% एक्स लग गया, ये तो वैल्यू भी सेम आ गई यार अपने वाली, 11,800। बात समझ में आती है। आगे, however since the GST on purchase is available on a credit that is input GST, ये वाला तो आपको क्रेडिट वापस मिल जाएगा ना जब कस्टमर से लोगे 1800 रुपए, तो it won't be counted as the cost of production, hence the cost will be 10,000 only। सर ये तो भी अपन एग्जाम्पल ही पढ़ लिया था, हमारे लिए कोस्ट क्या है 10,000, नोट द 11,800। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, ओके है सर। कोस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होती है, ये आपको पता चल गया यार। एक सेकंड देखो, जो ऊपर था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो ये था ना कोस्ट, ये हम इसकी डिटेलिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज, दूसरा कन्वर्जन कॉस्ट, सेकंड नंबर डालो। कह रहे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड डायरेक्टली रिलेटेड टू यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप डायरेक्टली बना रहे हो, सच एज डायरेक्ट लेबर, 100 रुपए के टमाटर खरीदे, ठीक है। मैं आपको सिंपली अपने घर के एग्जांपल बताऊं, अभी हमारा घर बन रहा था, हम टाइलें लेके आए, ठीक है जी, या पेंट लेके आए। टाइलों वाले हम टाइल लेके आए, 100 रुपए की एक टाइल थी समझ लो। लेबर वाले ने हमसे टाइल का खर्चा मुकाया था 25 रुपए का, कितने की पड़गी मुझे, तो सीधा सीधा उसने मेरे उसी रॉ मटेरियल के ऊपर काम किया, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल बोलते हैं इसको। प्लस 20 रुपए का इसके ऊपर सीमेंट रेता बजरी लग गई, प्लस फिर जब वो बिजली यूज कर रहा था, बिजली भी तो यार मेरा खर्चा है, 5 रुपए की बिजली भी लग गई। टाइल खरीदी थी 100 रुपए की, एंड तक जाते जाते क्या मुझे 100 में पड़ी, नहीं 150 में पड़ी। एक्चुअल में ये हमें 190 में पड़ रही थी, आप इसको ऐसे काउंट करके देखो। तो ये चीजें हैं। तो कहते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होती है, कहते हैं आपने जो 100 यूनिट खरीदे थे ना अभी अभी ऊपर, कितने के खरीदे थे, 100 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए में खरीदे थे। कह रहे 100 यूनिट को फिनिश गुड्स बनाने तक लेबर वालों ने आपसे 3,000 रुपए ले लिया, 10,000 दुकानदार को देके आए, 3,000 लेबर वालों ने, आपको कितने का माल पड़ा। अब अगर मुझे बताओ, मुझे 10% प्रॉफिट पे बेचना है ये वाला माल, क्या 10,000 के ऊपर 10% लगाओगे कि 13,000 के ऊपर, क्या ये कहने की बात है, नहीं। जब तक तुम क्वेश्चन करोगे तुम्हें लगेगा कि तुम कोई फॉर्मूले सीख रहे हो, ठीक है, नहीं तो अपने पापा चाचा ताऊ या किसी लेबर वाले से बुला लेना, लेबर वाले को घर का ना रैंप बनवाने का ठेका दे देना, कहना मैं टाइलें लेके आऊंगा, ठीक है, बता कितने में पड़ेगी। फिर एंड में आप कैलकुलेशन करना, जितने की आप टाइल लेके आ गई आपको उतने में पड़ रहा है माल, के एंड तक फिनिश गुड्स बनाने तक जितना पड़ रहा है। तो मतलब अगर उनको नहीं उनको ये चीजें पता है तो हमें नहीं पता लगेंगी। हम सिस्टमैटिक पढ़ रहे हैं अकाउंट्स में, हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है जी। अदर कोस्ट क्या हो सकती है, पॉइंट नंबर 3 कह रहे अदर कोस्ट इंक्लूड द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सर ओवरहेड जो सिर के ऊपर से जा रहा है, हाँ तुम्हें
सीए इंटर में सब्जेक्ट आएगा कोस्टिंग, उसमें एक बड़ा खतरनाक, हाँ जी, जो ऊपर का खर्च, जो मेंटेन करने का ऊपर का खर्चा, इसको सिंपली बोलते हैं फैक्ट्री का, बिजली का खर्चा, सुपरवाइजर का खर्चा। ऐसे ऐसे आपने लेबर वाला रखा हुआ है जो लेबर के काम नहीं कर रहा, रॉ मटेरियल के और लेबर के अलावा इसमें स्टोरेज का खर्चा, सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा, लेबर का वो बिजली का खर्चा, बिजली पानी का खर्चा, ये ओवरहेड चैप्टर है सीए इंटर में। चाय का खर्चा ये सीए इंटर में आएगा। ऐसा चैप्टर है ना, ये वाला धुएं उड़ा देता है। तो नंदिनी के मौसा जी से पढ़ते थे हम ये वाला सब्जेक्ट ना, कोस्टिंग, आज से 12 13 14 साल पहले, तो वो पढ़ाते होते थे। ठीक है जी। तो जब ये वाला चैप्टर आया आधे तक तो समझ में आ गया क्योंकि बीकॉम में कर रखा था। आधे के बाद हम ऐसे क्लास में बैठे होते थे जिंदा लाशें, वो हमारा आखिरी सब्जेक्ट होता था। हमारी क्लास सुबह 7 बजे होती थी, 7 से 12 कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक, 7 से 11 12 ऐसे। तो वो चैप्टर ओवरहेड चैप्टर का नाम है, तो हमारे वो ओवर द हेड ही जा रहा होता था। तो ओवरहेड आप लोगों ने पहली बार सुना है, कक्षा 11वीं और 12वीं में मैंने कभी वर्ड ही यूज नहीं किया था, कभी इक्का दुक्का कर दिया होगा, अदरवाइज कभी यूज नहीं किया था। ओवरहेड का मतलब होता है मटेरियल और लेबर के अलावा जो खर्चा लग रहा है सामान को बनाने में। मटेरियल का खर्चा दुकानदार का, लेबर का खर्चा लेबर वाले का, उसके अलावा खर्चा तुम लोगों ने ही मुझे बता दिया, स्टोरेज जिस फैक्ट्री में बन रहा है, अगर मशीन किराए पे है मशीन का खर्चा, उस मशीनों को चलाने के लिए लेबर नहीं, उन लेबर को देखने के लिए कोई सुपरवाइजर रखा है वो खर्चा, उन लेबर की चाय पानी का खर्चा। ठीक है, अल्टीमेटली ज्यादातर ये कौन से होते हैं, बिजली पानी के खर्चे। ओके, समझ में आ गया ओवरहेड। क्या ओवरहेड कर बिना किए बिना सामान बन सकता है, सोच के देखना। मैं टाइलें लेके आ गया, सीमेंट लेके आ गया, मैंने कहा ओए पहले सुन ले, ड्रिल नहीं चलाने दूंगा, बिजली वाला नहीं चलाने दूंगा, तेरे को चाय नहीं दूंगा, और तुम्हें जो सर्विस चाहिए, जो मशीन जिसको चलानी आती है, मैं उस बंदे के पैसे नहीं दूंगा। वो कहेगा ये पड़ी है टाइलें, ये पड़े सीमेंट बजरी रेता, अपने आप कर लो, इधर परना बांधो और थोड़ा सा परना गोल सिखा देंगे ऊपर, कट्टा रखने के काम आएगा, कर लेना। तो मुझे बताओ क्या मैं सामान बना सकता हूँ? ठीक है जी। तो ये चीजें होती हैं ओवरहेड, अदर कॉस्ट पे इसको बोलते हैं। अदर ओवरहेड कॉस्ट में ना कई ऐसी चीजें भी आ सकती हैं। अगर मैंने ये सामान, हम टाइलें वाले एग्जांपल को इमेजिनेशन से दूर कर दो, कर दिया, टमाटर फैक्ट्री वाले पे आ जाओ, सॉस बनाने वाला हमारा बिजनेस है। ठीक है जी, ग्रीन चिली सॉस है, वो सॉस बनानी है। अगर मेरे को वो मशीनें खरीदने के लिए या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लाखों में खरीदता हूँ, बहुत बड़ी मेरी टोमेटो केचप की कंपनियां, पैन बेस इंडिया, क्या मुझे पैसे के लिए लोन भी तो लेना पड़ेगा? उस सामान को बनाने के लिए मैंने लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो लग रहा है। तो ये सारी अदर कॉस्ट के पार्ट है, पढ़ के देखते हैं। कह रहे हैं अदर कॉस्ट में ओवरहेड आ जाएंगे, इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन। ऊपर आया था, प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन का मतलब होता है उसको सेलेबल बनाना, बेचने लायक बनाना। टमाटर थोड़ी बेच दोगे, सोच के देखो, तुम्हारे ऊपर के तुम्हारे पास क्लाइंट आया मैकडी वाला, कहते भाई साहब 10,000 पैकेट चाहिए केचप के, 1 1 रुपए वाले बर्गर के साथ हमने देने हैं। तुमने उनके फैक्ट्री में, उनके मैकडी में पता क्या भिजवा दिया, 2 टेम्पू टमाटर। कस्टमर को कह देना ऊपर से निचोड़ लेंगे। ठीक है, साथ में आपने चम्मच वो रख दिया, चाकू, क्या देना, अगर किसी को निचोड़ना नहीं है तो चाकू से काट लेंगे, बर्गर में डाल लेंगे। ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। तो प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में उस इन्वेंट्री का बनाना जरूरी है। या कोई एनी कॉस्ट स्पेसिफिकली इनकर्ड हुई है उसी इन्वेंट्री के ऊपर। ठीक है जी, मतलब टमाटर के छिलवाने थे, कुछ भी करवाना था, तो वो उसी के ऊपर खर्च हो गई। इंटरेस्ट एंड अदर बोरिंग कॉस्ट आर जनरली नॉट इंक्लूडेड। कह रहे हैं अगर इंटरेस्ट है, कोई बोरिंग कॉस्ट है, नॉट इंक्लूडेड। इंटरेस्ट और बोरोइंग वाले खर्चे आप वर्किंग कैपिटल में लेके आओगे, इन्वेंट्री में मत डालना, वो आपके अदर ओवरहेड होंगे। मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट में ना आके पी एंड एल अकाउंट में आएंगे। याद है ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से रिलेटेड खर्चे आते थे, ग्रोस प्रॉफिट निकलता था, उसके नीचे पी एंड एल वाले। तो कह रहे हैं जो इंटरेस्ट के, डेप्रिसिएशन के, प्रिंटिंग स्टेशनरी के खर्चे हैं, वो इन्वेंट्री में मत गिनना, वो पी एंड एल में गिनना, क्योंकि आपने जो रॉ मटेरियल लिया है या कुछ लिया है, लोन लिया, पूरे बिजनेस के लिए लिया है, ना कि सिर्फ टमाटर खरीदने के लिए आपने ओवरऑल खरीदा। हाउएवर, लेकिन फिर से वो दोबारा बात कर रहे हैं, इन सर्कमस्टांसेस वेयर प्रोडक्शन प्रोसेस इज लॉन्गर इट इज रिक्वायर्ड टू कैरी द इन्वेंट्री फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जैसे कि दारू, चावल, टिम्बर, इट मे बी अप्रोप्रिएट टू कंसीडर इंटरेस्ट एंड अदर बोरिंग कॉस्ट। कह रहे हैं लेकिन अगर आपकी कुछ इन्वेंट्री ऐसी है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसी सेम इन्वेंट्री, जैसे ही लोन आया आपने उसी इन्वेंट्री को ही खरीद लिया उसी लोन की अमाउंट से, और 1 2 दिन में बिक नहीं रही। टिम्बर लकड़ कई महीनों के बाद बिकती है, उसको पहले सुखाना पड़ता है। दारू को कितने कितने महीने रखना पड़ता है,
चावल कितने कितने महीने पहले सेलर में जाते हैं, उसका छिलका उतरता है, ये सारी प्रोसेसिंग होती है। कहते हैं ऐसे सर्कमस्टांसिस में अगर आपका इन्वेंट्री का पीरियड लॉन्ग है या डायरेक्टली आपने उसी के लिए खरीदा है, तो उस इंटरेस्ट को, जो आपने लोन लिया उसका इंटरेस्ट इन्वेंट्री में काउंट कर सकते हो, जर्नली नहीं करना। पढ़ के देखो, इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट आर जर्नली नहीं करना इन्वेंट्री में। सर हम ना मतलब नहीं समझ रहे यार, मुझे भी एक बात बताओ, ये 150 रुपए की बात समझ में आ गई थी? 100 रुपए के टमाटर खरीदे, 25 रुपए की लेबर, 20 रुपए का और खर्चा, 5 रुपए का बिजली पानी, 150 रुपए में आपने लोन लिया, उसके ऊपर 20 रुपए का इंटरेस्ट लग गया। तो ये 20 रुपए को यहाँ पे कहते हैं जर्नली तो इंक्लूड नहीं करना, ये आपके बिजनेस का इंटरेस्ट है, ना कि उसी प्रोडक्ट का। लेकिन कह रहे हैं कभी कभी प्रोडक्ट या सर्कमस्टांसिस ऐसे हो, वाइन वाले ऐसे ऐसे, जिसके ऊपर पता ही लग रहा है यार ये सिर्फ लोन लिया ही तभी था, हम ये चावल, दारू, टिम्बर, ऐसा मतलब कोई भी सामान हम खरीदे सिर्फ उसी पैसे से, और बहुत ज्यादा टाइम तक इन्वेंट्री हेल्ड कर रहे हो, तो फिर आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो क्वेश्चन आपको बताएगा ये वाली लाइन, क्वेश्चन हमेशा ये वाली लाइन बताएगा। एक आपने वर्ड सर्कल करना है जर्नली, जर्नली के साथ नोट इंक्लूडेड, फिर एक वर्ड या लिखना है आपको, स्पेसिफिकली वर्ड आया था कहीं पे, ढूंढना किधर गया, स्पेसिफिकली वर्ड आया था। हाँ, अगर कोई वर्ड स्पेसिफिकली आए यानी कि यहाँ के लिए, वाइन वगैरह के लिए, तो कह रहे हैं इट में बी एप्रोप्रिएट, कह रहे हैं फिर आप एप्रोप्रिएट होगा, जेन्युइन माना जाएगा, कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा बताएगा आपको कि इंटरेस्ट का खर्चा ना स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए है, तो इन्वेंट्री में ऐड कर देना, अदरवाइज मत करना। तो मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैं सीधा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता, मैं कहता रॉ मटेरियल इतने का है, ओवरहेड इतने हैं, इतने इतने, मैं कहता हूँ कॉस्ट निकाल के बताओ इन्वेंट्री की, क्या आप निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। आपको पता तो हो क्या ऐड करना है क्या ऐड नहीं करना। जब हमने रेशियो का चैप्टर किया था कक्षा 12वीं में, क्लास 12th में जब हमने किया था, पहले फॉर्मूले किए थे कि पहले क्वेश्चंस किए थे? तो ये वो चीज चल रही है। ठीक है, इन द सेम एग्जांपल लेट अस 200 रुपए को, इन द सेम एग्जांपल लेट अस 200 रुपए पेड किया अनलोडिंग चार्जेस के लिए, अनलोडिंग समझ रहे हो, ट्रक से उतरवाना। ठीक है, और स्टोरेज 200 शैल नॉट बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली एज एन एक्सपेंस बट अकाउंटेड एज अदर कॉस्ट टू ब्रिंग द इन्वेंटरी। यार सिंपल सी बात है, 10,000 का माल लिया था, ऊपर वाले एग्जांपल में 3,000 लेबर के ऊपर खर्चा हो गया, 200 रुपए वो ट्रक से उतरवाने चढ़ाने का खर्चा हो गया, वो भी तो माल ही उतरवाया है। तो मुझे बताओ आपको सामान कितने का पड़ा? 13,200 का। तो वो जो 200 रुपए है लोडिंग अनलोडिंग वाले चार्जेस, वो अदर कॉस्ट है। अब याद करें क्या है, लिखना है यहाँ पे जल्दी से, रॉ मटेरियल 10,000, एड कन्वर्जन कॉस्ट, बोलो जी कन्वर्जन कॉस्ट, जल्दी बोलो, 3,000, बिल्कुल ठीक है। आगे बोलो, एड अदर कोस्ट, अदर कोस्ट यहाँ पे कौन सी आई है? दैट इज अनलोडिंग, ट्रक से उतरवाने वाली, कितने की? 200। तो मुझे बताओ टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या पड़ी? टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट बोलो। ये चीजें जाके आपने जब कल को ऑडिट करने जाओगे ना फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, सर हम भी जाएंगे, तुम सब जाओगे, मेरी बात मान के रखना, तुम सब जाओगे कोस्ट ऑडिट करने, बैंकों में भी जाओगे, फैक्ट्रियों में भी जाओगे, लेंसकार्ट जैसी ट्रेडिंग कंसर्न में भी जाओगे। तो जब किसी फैक्ट्री में जाओगे तब आपने उसको बोलना है कि मुझे लेजर दिखा या मुझे ट्रायल बैलेंस दिखा। ट्रायल बैलेंस और लेजर में तुम्हें रॉ मटेरियल की कॉस्ट पता चलेगी, साथ ही साथ लेबर की कॉस्ट पता चलेगी, साथ ही साथ अदर कॉस्ट। तो ये तीनों देखना है आपने फैक्ट्री वाले ने ऐड किए हैं कि नहीं किए, उस कंपनी के अकाउंटेंट ने ऐड किए हैं कि नहीं, आपका काम ये चेक करना होगा। बात समझ में आती है? चलो जी अगले पॉइंट पे आओ। एक्सक्लूजन, कह रहे इन्वेंट्री में क्या क्या नहीं लेना। सबसे पहले कह रहे हैं अगर कोई एबनॉर्मल वेस्ट हो गया, कह रहे हैं एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्ट हो गया, जैसे कि लेबर या प्रोडक्शन का सामान जल गया, या मतलब एक बोरी पे आप लेके आ रहे थे, ठीक है, उस वो गिर गई या जो मर्जी है। देखो एक चीनी की बोरी है, ये चीनी की बोरी है, ये शुगर की बोरी है। जब आप लोडिंग अनलोडिंग करते हो या तेल के पीपे होते हैं, ठीक है, आप मुझे बताओ चीनी की बोरी में, शुगर के बैग में, क्या थोड़ी थोड़ी चीनी बाहर नहीं गिरी होती? ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है, गलत है। जब आप चीनी की बोरी लेके आओगे थोड़ा थोड़ा तो यार गिरेगा, ये थोड़ी ना एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल क्या होता है? आपकी यहाँ से बोरी फटी हुई निकली, ये सारी चीनी गिर गई, आग लग गई, आग लग गई, जब वो होते हैं तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल। तो कहते हैं जो नॉर्मल वेस्टेज होगी आपकी छोटी मोटी, वो आपकी इन्वेंट्री का ही पार्ट रहेगी, आपका कॉस्ट का पार्ट। सर कैसे? समझो, हमने 100 रुपए की चीनी खरीदी, ठीक, उसमें से ना 2 रुपए की चीनी बीच में से गिर गई, गिर गई,
छोटी मोटी खिंड गई, सी समझ में आ गई, वेस्टेज हो गई। आप क्या कहोगे, आपको ये जो कॉस्ट पड़ी है 98 की पड़ी है? नहीं, आप कहोगे ये छोटा मोटा लॉस तो मुझे सफर करना पड़ता है, कॉस्ट आपके लिए 100 रुपए की ही रहेगी। बात समझ में आती है? लेकिन अगर कभी एबनॉर्मल हो जाए तो आपको उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं मानना, तो आपको 50 रुपए का ही मानना है, अगर 50 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हो जाए। स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है जी, कह रहे हैं स्टोरेज कॉस्ट अनलेस दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रायर टू फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। कह रहे हैं अगर स्टोरेज कॉस्ट जरूरी नहीं है प्रोडक्शन से पहले, उसको नहीं मानना, उसको अलग से P&L में मानना, मतलब रेंट वाले खर्चे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री। अगर आपकी कोई इन्वेंट्री ओवरहेड, ओवरहेड आप ना बिजली का बिल लिख लो, इलेक्ट्रिसिटी, अगर तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन के लिए जरूरी है वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स के लिए, तब तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, कन्वर्जन कॉस्ट हमारा जरूरी है। कहते हैं लेकिन अगर आपका कोई ऐसा ओवरहेड है, यार मुझे एक बात बताओ, आपकी फैक्ट्री में जो आपकी फैक्ट्री में सामान बनाने के लिए बिजली लग रही है, वो तो अदर कॉस्ट और ओवरहेड में हमने ले ली ना पीछे, परचेज कन्वर्जन अदर कॉस्ट। लेकिन आपकी ये इन्वेंट्री के बिल काटने के लिए, सेल परचेज करने के लिए, सब कुछ के लिए अकाउंटेंट होएगा। अकाउंटेंट फैक्ट्री में बैठता है कि ऑफिस में बैठता है? ऑफिस में भी बिजली का बिल आएगा, ऑफिस में भी अकाउंटेंट चाय पिएगा। क्या मुझे बताओ, जो अकाउंटेंट या ऑफिस में कंपनी के अंदर बिजली का बिल, चाय पानी, सिक्योरिटी गार्ड हो रहा है, क्या वो आपका रॉ मटेरियल बनाने के लिए यूज हो रहा है? तो कह रहे हैं कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव या स्टोरेज कॉस्ट जो फैक्ट्री में कन्वर्जन करने के लिए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने के लिए जरूरी नहीं है, उसको इन्वेंट्री में नहीं लेना। तो यार सिंपल, उन्होंने 3 बता तो दिए कौन से लेने हैं, उनके अलावा अगर कोई कंपनी के हो तो वो नहीं लेने। मतलब जो फैक्ट्री फैक्ट्री वाले हैं वो ले लेना, बाकी सारे मत लेना। पढ़ के देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री इनटू देयर प्रेजेंट लोकेशन, मतलब उनको बनाने के लिए वो फैक्ट्री में जरूरत नहीं है, कहीं और है, ठीक है जी, तो वो नहीं लेना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दैट इज एडवर्टाइजमेंट। यार मुझे एक बात बताओ, आप एडवर्टीजमेंट करो या ना करो, आपके माल बनाने का उससे कोई लिंक है? वो तो बेचने के खर्चे हैं ना। तो यानी कि सर सिंपल सी बात तो ये है, सिंपल सी बात ये है, ये बन गई आपकी फैक्ट्री, यहां पे आपने माल परचेज किया, यहां पे बन के माल रेडी हो गया, तो यहां तक वाले खर्चे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री रहेंगी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये वाला फैक्ट्री वाला माल कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? शोरूम में। फिर आप इसको बेचोगे तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा, इंटरेस्ट का खर्चा होगा। क्या ये वाले खर्चे कॉस्ट का पार्ट हैं? नहीं है। क्या एक बात समझ में आती है? आपने बनाने लायक, बेचने लायक तक बनाना है, जैसे ही बेचने लायक तक बना दिया वो आपके इन्वेंट्री की कॉस्ट का खर्चा है। बाद में बेचने के ऊपर खर्चा हो रहा है, आप कैटरीना कैफ को हायर कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, ठीक है, और मतलब अकाउंटेंट को पैसे दे रहे हो, सारा हिसाब किताब लिख लियो, क्या वो आपकी इन्वेंट्री का कॉस्ट का खर्चा नहीं है? सर सिंपल सी बात है, जो पीछे वाले हम 3 पढ़ के आ गए वो इन्वेंट्री की कॉस्ट है, उसके अलावा कुछ है तो नहीं है। वो कहाँ का खर्चा होंगे? वो P&L का। सर इन्वेंट्री वाला ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रोस प्रॉफिट से पहले वाला। तो इनकी एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी हुई है, इन ABCD पॉइंट की एक्सप्लेनेशन घर पे पढ़ लेना, मैंने आपको सारी डिटेल में करा दी। अब कह रहे हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? ऊपर हम AS के अकॉर्डिंग पढ़ के आए थे, इन्वेंट्री आपको किस वैल्यू पे दिखानी है? कॉस्ट और MRP, विच एवर इज लोअर, MRP नहीं NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते होते हैं? NRV। क्या बोलते होते हैं? NRV। तो कहते हैं NRV होती क्या है? आप लोग बताना एक बार के लिए, मैंने तुम्हें बताया था NRV क्या होती है। एक तरह से मार्केट वैल्यू, जितने में वो एस्टिमेटेड कि यार बिक सकती है, ठीक है। पढ़ के देखते हैं एक दो लाइनें। ये देखो, जो मैंने आपको वर्ड बोला ना, पहला वर्ड यही होना चाहिए, एस्टिमेटेड। क्या आपको फ्यूचर का पता है कि एग्जैक्ट इतने में बिकेगी? कस्टमर बार्गेनिंग करेगा, आपका रिश्तेदार आएगा, पैसे कम कराएगा, सारी कंडीशन देके। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, या कोई और खर्चे। सर मतलब ये है, आप कह रहे हो भैया 200 में बिक जाएगा, मैंने एजेंट छोड़े हुए हैं, मैंने कहा जो बेचेगा 10% कमीशन, 200 रुपए का माल है जी, सेल 10% मैंने कमीशन पे छोड़ा हुआ है, आपको कितना मिलेगा?
तो NRV 180 लिखो। सेल प्राइस है, एस्टिमेटेड सेल प्राइस है, एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड वर्ड जरूर आना चाहिए, एस्टिमेटेड 200। 10% आपने कमीशन दे दी, कहते जो बिकवा के देगा 10% कमीशन। मुझे बताओ फिर आपको मालिक को कितने पैसे मिलने के चांसेस हैं? 180। फिर भी उसको बाद आपको लगे कि 180 में से 5 रुपए की कस्टमर डिस्काउंट मांग सकता है, तो अब बताओ अब आपको कितने मिलने के चांसेस हैं? तो NRV कितने हुए? 175। ऐसे गिरती चली जाएगी। आपको लग रहा है 3 रुपए बैड डेट्स हो सकते हैं, तो कितने रह जाएंगे? 172। तो क्या NRV सच में रट्टा मार सकते हो? नहीं भाई साहब, अब अकाउंट्स CA में आ गए हो, पढ़ के देखते हैं। कह रहे हैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ये देखो ये दिखता है लेस, क्या तुम्हें ये लेस दिख रहा है? क्या लेस कर देना? कोई अगर उसकी कंप्लीशन के ऊपर कॉस्ट हो रही है, कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी है टू मेक द सेल। आजकल आप लोगों ने देखा लेडीज आती हैं आपके घर पे, हम फॉरएवर कंपनी के वो हैं, हम 5-7 कंपनियां चल रही है ना, हर्बल वाली, आयुर्वेदिक वाली, लेडीज बेचने आती हैं। आप हमारे इसमें वो बन जाओ, हेल्थ इश्यूज भी ठीक रहेंगे, मोटे पतले पतले मोटे हो जाएंगे, आप ये हमारे प्रोडक्ट खरीदो, आप हमारी कंपनी के मेंबर बन जाओगे, 300 रुपए वाली ये चाय पत्ती बेचो, हर्बल है ना, आयुर्वेदिक चल रहा है, पिछले 5-7 साल से ये चल रहा है, पता नहीं तुम्हारे घर तक अभी पहुंचे कि नहीं। हमारे पास तो सीधा ऑफर ही आ जाते हैं कि आप भी बेचा करो, हमारे मेंबर बन जाओ। मतलब चाय पत्ती का रेट क्या है? चाय पत्ती का रेट है समझ लो 200 रुपए किलो। इनकी चाय पत्ती कितने की है? 300 रुपए किलो। ये कहेंगे 300 रुपए किलो बेचो बीच में से, ठीक है, बीच में से 20% तुम्हारा 60 रुपए, बाकी कितना रह गया? 240। फिर जिसने आपको एजेंट बनाया 20 रुपए उसके, कंपनी को तो पहुंचे फिर से 200। तो मतलब चाय पत्ती 300 की थोड़ी थी, ऊपर जो हर्बल हमने पहलाया ना, वो हर्बल जितने बीच में एजेंट बिठा लिए, ये वो वाले खर्चे हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। आप बेच ही नहीं सकते, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ के देखना या सर्च करना आज, हर्बल प्रोडक्ट या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हाउ टू बिकम मेंबर, कैसे तुम्हारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या गूगल पे भर जाएंगे, कोई ना कोई कॉल आ ही जाएगा। हर्बल के नाम पे ये धंधा चल रहा है पिछले 10-15 सालों से। एक कंपनी बता दी मैंने, फॉरएवर, और भी बड़ी सारी कंपनी है, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। ये सारे खर्चे कौन से हो गए? नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन केस ऑफ फिनिश गुड्स एंड ट्रेडेड गुड्स। कह रहे हैं अगर फिनिश गुड्स है या कोई ट्रेडेड गुड्स है, NRV जनरली मीन सेलिंग प्राइस विच इज रिड्यूस्ड बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। बता ही तो दिया अभी आपको सर, इस हिसाब से बताना। ये हो गया सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे हैं, कमीशन दे दी, बेचने के लिए दिया ना, बैड डिस्काउंट दे दिया, तो ये सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे होते हैं। कमीशन देना, एडवर्टीजमेंट कराना, बैड डेट्स हो जाना, डिस्काउंट दे देना, रिबेट दे देना, तो सेलिंग प्राइस में से कम करोगे, आपको जितना मिलेगा दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सारे खर्चे खुर्चे काट के। बोलो जी, बात समझ में आती है? इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ये आज नहीं कराऊंगा, जान के थोड़ा सा मतलब टेक्निकल नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। हम आगे आ जाते हैं मेथड्स टू डिटरमाइन द। आज 1-2 क्वेश्चंस करेंगे करेंगे करेंगे, चैप्टर नया है, साथ साथ हो जाएगा तो बढ़िया है। फॉर्मूले या मेथड्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो सबसे पहला आ रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है जी। अब यार देखो कॉपी पे ना मैं आपको इसके नोट्स नहीं बनवा पाया, मेरे से थोड़ी सी मिस तो हो गया कराते कराते। जो हमने 1-2 चीजें लिखी है ना, कॉस्ट में क्या इंक्लूड करेंगे क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, तो अपने 2 पेजेस छोड़ देना अपनी कॉपी पे, लिख लोगे अपने आप कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करेंगे बताना। परचेज, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट, फिर उसके नीचे एक हेडिंग बना लेना, ऐसे बना लेना है ना, क्या इंक्लूड करेंगे क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। नॉट इंक्लूडेड में कौन से था? इनको छोड़ के बाकी सारे वाले, वो 3-4 आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो अभी आप पढ़ के आए हैं, कॉस्ट की वैल्यूएशन कैसे की जाती है? मार्केट प्राइस और NRV विच एवर इज लोअर पे की जाती है। तो अब इसके बाद इसके मेथड्स आ रहे हैं। मेथड में पहला क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। तो अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब शुरू करेंगे तो 2 या 3 पेजेस छोड़ देना, मैं धीरे धीरे उसके नोट्स बनवा दूंगा। कह रहे हैं देयर इज नो यूनिक फॉर्मूला फॉर डिटरमाइन द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कहते कोई फॉर्मूला नहीं है। पहला है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अगर आपको पता ही चल रहा है, इधर देखो, यहां पे ना आपको गिनती पता चल रही है, आपने 50 kg माल खरीदा रुपीस के हिसाब से 10 रुपए का, अगर ये सारा का सारा सेल हो गया, फिर आपने खरीदा 20 kg, ये खरीदा 12 का, ये भी सेल हो गया, लास्ट में आपने खरीदा 100 kg 11 रुपए के हिसाब से, ये आपका सेल नहीं हुआ, तो यानी कि ये क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो आपके पास कौन सा स्टॉक बच गया?
100 kg इंटू 1100 रुपए की आपकी इन्वेंट्री की प्राइस आ गई। इसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन, जहां पे आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी है। आपने 3 एसी खरीदे, ब्लू स्टार का, ठीक है, हिताची का, डेकिन का, 2 बिक गए, एक नहीं बिका, तो उसका जो नहीं बिका उसका बिल अलग पड़ा होगा, तो उसके ऊपर आप उसकी जितने की कॉस्ट हुई थी उसकी वैल्यूएशन कर लेना। हिस्टोरिकल कॉस्ट ये कहते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट में पहला क्या है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्राइसिंग अंडर दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स। आपको पता ही है, 3 एसी खरीदे, 2 बिक गए, एक रह गया, किस कंपनी का रह गया, उसका प्राइस। इट एट्रीब्यूट्स स्पेसिफिक कॉस्ट टू आइडेंटिफाई द गुड्स, रिक्वायर कीपिंग डिफरेंट loads purchased separately to identify the load out of which unit left. 3 AC purchased, 2 sold, 1 left. तो जिस कंपनी का बच गया उस कंपनी का बिल पड़ा है उस पे खरीद लेना। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड, ये मैंने अब एसी लिखवा दिया, तुम अपनी एक आधी लाइन एक्स्ट्रा घर से लिख लेना, है ना, कि 3 अलग अलग कंपनियों का खरीदा था। हम जब मार्केट में लेने जाते हैं एसी कूलर वगैरह, एक ही बंदे के पास ही तो 5-5 6-6 कंपनी के होते हैं ना, तो क्या उनको सबके प्राइजेस अलग अलग नहीं पता? पता है। तो कितना इजी है स्पेसिफिक वाला। एग्जाम्पल देखते हैं क्या करना चाहते हैं। सुरेखा इलुस्ट्रेशन 1 शुरू हो रही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये वाला तो बुक के अंदर ही निपट लेगा। कह रहे हैं सुरेखा लिमिटेड डील्स इन 3 प्रोडक्ट, हम 3 प्रोडक्ट में डील करते हैं। आप लिख लो लाइक 3 एसी कंपनीज, आपको जल्दी रिकॉल हो जाएगा। जो टीचर का समझते हो ना, बाद में वही वाले टीचर की आवाज कानों में गूंजती है, वो याद रहता है साल 2 साल 5 साल। ठीक है, सुरेखा लिमिटेड 3 प्रोडक्ट में डील करता था, पी क्यू आर, 3 तरह के एसी हो गए, विच आर नीदर सिमिलर नोर इंटरचेंजेबल। ठीक बताया मैंने आपको, एक हिताची का, एक डेकिन का, एक ब्लू स्टार का। क्या तीनों इंटरचेंजेबल है? नहीं, तीनों अलग अलग कंपनी है। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कह रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एनआरवी दी हुई है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कितने में खरीदा, आज मार्केट में उसकी मार्केट वैल्यू एनआरवी कितने में बिक सकता है वो दिया हुआ है। आइटम पी 38 में था और आज 42 में बिक सकता है। आइटम क्यू 29 और 29 का ही रेट है, आर का 17 और 14। कह रहे हैं इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करोगे, कह रहे हैं लोअर ऑफ, इन्वेंट्री की कैसे वैल्यूएशन करते हो, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। समझ लो ये तीनों प्रोडक्ट आज बिके ही नहीं, 31 मार्च आ गया, 31 मार्च अगर आ गया, आप लोग मुझे बताओ आप पी एंड एल बनाओगे कि नहीं बनाओगे? इसमें बाय वाली साइड क्या बनाओगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिस कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। तो कह रहे हैं जब क्लोजिंग स्टॉक में है, स्पेसिफिक मेथड क्या लगाओगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट में हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला है कोई माल नहीं बिका तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर उस पर रिकॉर्ड कर लेना। मुझे बताओ हिस्टोरिकल कॉस्ट पहले प्रोडक्ट की थी 38, एनआरवी थी ये, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं? ये देखो ये आ गया। दूसरे का 29 था सेम, तीसरे का खरीदा था 17 है 14 का, कितने में तो तीनों का टोटल कितना बन गया? 81, खत्म हो गया। सेकंड फीफो मेथड, कौन सा? फीफो फीफो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदोगे वही पहले बेचना है। सीधा एग्जांपल पे आते हैं, सीधा एग्जांपल पे जल्दी समझ में आएगा। फिर लीफो वाला बहुत बड़ा है वो कल करेंगे, पहले फीफो वाला निपटा देते हैं। पेपर में यही मेथड सबसे ज्यादा आएंगे, फीफो, लीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज। हिस्टोरिकल वाला आता है ट्रू फॉल्स में आएगा या बड़े सारे चैप्टर्स में आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर आएगा, ट्रायल बैलेंस आएगा, लिखा आएगा क्लोजिंग स्टॉक, दोनों वैल्यू दी होंगी, विच एवरेज लोअर पे लगा देना। वो एक पार्ट बन के आ जाता है, सब पार्ट। एक मैन्युफैक्चरर के पास रिकॉर्ड ऑफ परचेज है व्हाइल ही वाज यूज्ड, ठीक है, क्या रेडियो सेट बनाता है, उसने 4 दिसंबर को 900 रेडियो सेट खरीदे। आप इसको रेडियो सेट समझो, ठीक। क्या कितने खरीदे हैं देखना, एक का भाव क्या है मुझे बताना। इस पे अपन लिख देते हैं टोटल कॉस्ट 45,000, 45,000 में खरीदे होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आती है? फिर कितने दिनों के बाद और खरीदा? 10 दिसंबर को कितने सेट और खरीदे?
कितने में खरीदे? 55, 11, 22,000 रुपए में और खरीदे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसे कर करके उसने पूरे दिसंबर में 5 बार माल खरीदा, 1600 यूनिट्स इशू कर दिए। इशू करने का मतलब होता है सेल। क्या मुझे बता सकते हो इसने पूरे दिसंबर में कितने रेडियो सेट खरीदे हैं? 2600। जशन, वेरी गुड। यहां पे क्वेश्चन में गिवन है, ना गिवन होता तो मैं टोटल कर देता। 1600 उसने बेच दिए, पर 1600 बेचे, याद रखना, दिसंबर में, टिल 18 दिसंबर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। बताओ बचा हुआ माल कितना है? कौन सा मेथड चल रहा है? पेपर में तो आएगा कैलकुलेट द क्लोजिंग ऑफ इन्वेंट्री अंडर फीफो मेथड। पेपर में मेथड का नाम आएगा, क्योंकि ये तो टॉपिक चल रहा है ना फीफो वाला, तो एग्जांपल भी फीफो की चल रही है। खरीदे कितने थे एक बार बताना। इसको परचेज वाले मेरे को एक एक करके बताना, पहले कितने खरीदे थे? नहीं नहीं, पहला 900, उसके बाद फिर 2, इनका टोटल। क्वेश्चन कह रहा है परचेज इतने हैं, सेल कह रहा है 2600 में से 1600 है। बताओ बचे हुए कितने? वैल्यूएशन 1600 की निकलेगी या 1000 की? कल कराया था वो तो पता ही है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो माल नहीं बिका उसकी वैल्यूएशन। अब मुझे बताओ कौन से वाला माल बचा होगा? न पहला बचा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब आपको थोड़ा सा पल्ले पड़ेगा कि मेथड्स क्या होते हैं, क्या इसके ऊपर सिरदर्दी है, क्यों इतने सारे मेथड हैं। एक एजम्पशन ये होती है कि जो पहले खरीदा होगा वही बेच दिया होगा। दूसरी हो सकती है जो लास्ट में खरीदा होगा वो बेचा होगा। तीसरा कहते हैं एक काम करो, सभी का एवरेज निकाल लो, एवरेज के हिसाब से बेच दो। तो यानी कि पहला है फीफो मेथड। फीफो मेथड जो है मेरा बिल्कुल एक वन ऑफ द लॉजिकल मेथड हो सकता है, जरूरी नहीं है, ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। हो सकता है आपने आखिरी वाला पहले बेच दिया हो, सोने की चैन आई, अच्छे डिजाइन की आई, पहले आपने वो बेच दी हो। लेकिन अभी फीफो मेथड है तो मुझे फीफो मेथड के हिसाब से चलना पड़ेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मेरा बच्चा कौन सा हुआ माल? लास्ट वाला बचा हुआ होगा, सोच के देखो। फीफो की फुल फॉर्म कितने बिके? 1600। तो मैं ये अज्यूम करूंगा ये 900 बिक गया, ये 900 का 900 बिक गया, खत्म। अभी बाकी कितना रह गया? 700 का हिसाब। ये 400 भी बिक गया होगा, तो टोटल कितना बिक गया? 1300। अगला 300 भी बिक गया होगा, टोटल कितना बिक गया? तो बच कौन सा गया? 200 और 800। सर आपने ऊपर से बताया, नीचे एग्जैक्ट वैल्यू पड़ी थी, अब वो ले लो। चीज समझ में आनी चाहिए। क्या बात समझ में आती है? तो मेरे पास कौन सा माल बच गया है? सबसे एंड वाला। फीफो मतलब जो पहले आया, पहले बेचा होगा। बचा कौन सा होगा? बेचा होगा पहले वाला, बचा होगा आखिरी वाला। ठीक बोला मैंने? बेचा होगा पहले वाला, बचा होगा लास्ट वाला। तो लास्ट वाले में देखो सीधा सीधा 800 और 200 हजार की कैलकुलेशन बच रही है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन देखो ये है। 800 वाला कितने में खरीदा था? 200 वाला 60 रुपए में खरीदा था, 800 वाला 47 में खरीदा था। तो 200 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया 12,000, 800 को 47 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक कितनी आ गई? इतनी। इसके साथ में पी एंड एल अकाउंट बनाओ जल्दी से, इसके साथ जल्दी से पी एंड एल अकाउंट बनाओ। लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आया है? 49,600। ब्रैकेट में लिखना है फीफो मेथड। इसी के नीचे बनाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या लिखोगे? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर क्या लिखोगे? इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 49,600। क्या अब आपके बात समझ में आती है? पी एंड एल अकाउंट और ये फीफो मेथड इतना सा होता है। लेकिन अगर बाय चांस यहाँ पे 1600 ना बिके होते, 1500 बिके होते ना, तो हमें फिर वो आखिरी वाले लोट में से निकालना होता। सर कैसे? कैसे? ऐसे देखो बताता हूँ। आप कह रहे हो 1600 नहीं बिके, 1500 बिके। अगर 2600 में से 1500 बिक गए, बताओ बच कितने गए? पक्की बात है? 2600 में से 1500 सेल हो गए, कितने बच गए? 1100। आप आखिरी वाले बचे हुए हैं ना, एक तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, इसको इससे, 1000 ही बच गया। तो यानी कि इस 300 में से कितना बचा होता? 100 को किससे मल्टीप्लाई करते? 55 से। तो मेरे को आंसर क्या आता? मेरा यहाँ पे आंसर आता, यहाँ पे साथ में 100 इंटू 55 आके 5500 ऐड हो जाता। निकुंज बिल्कुल ठीक है। तो मेरी ये ऐड हो जाता टोटल।
आई थिंक आपको एक चीज क्लियर होगी फीफो मेथड में क्या है, आखिरी वाला बच रहा है, पहले वाला बिक रहा है। अब लिफो में ऐसा ही है, क्वेश्चन में कर नहीं रहे, सिर्फ एक बार दिखा रहा हूं। फॉर्मेट देखो क्वेश्चन का, ये है आपका आंसर, पेपर में ये आएगा। फॉर्मेट देख रहे हो कैसा है, सिर्फ फॉर्मेट है भाई साहब, है कुछ भी नहीं। तुम्हें एक लाइन में दिखाऊं ना, तुम कहोगे कुछ भी नहीं है। मैंने 4 तारीख को ये रिसीप्ट मतलब खरीदा है, 900 क्वांटिटी खरीदी है 50 रुपए के हिसाब से। कितने की खरीदी है? 45,000। अभी अभी हमने लिखा भी है। क्या पहले पहले वाला कोई इश्यू किया, सेल नहीं किया, तो बैलेंस बच गया। सर ये तो पासबुक हो गई, सोच के देखो, ये तो पासबुक हो गई। यहाँ पे पैसा आया क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट कुछ नहीं हुआ, बैलेंस कितना हुआ सेम ऐसे ही। फिर 400 खरीदे इतने के हिसाब से, तो बैलेंस कितना है मेरे पास, दो अलग अलग इन्वेंट्री है। 400 वाला पड़ा है माल 50 के हिसाब से, 400 वाला माल पड़ा है, मतलब अगर कुछ बेच दिया होगा 500, तो मतलब जो जो बेचते जा रहे हो उसको काटते चले जाओ। बड़ा इजी है। फॉर्मेट अगर तुम्हें देख के ये लग रहा है बहुत बड़ा है, कुछ भी नहीं है भाई साहब, ये कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशंस करनी है, बाकी करते हैं कल।